आप सभी को मेरा नमस्कार और लीगल ग्रेविटी में आपका स्वागत है। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के पार्ट 2 के चैप्टर 1 के सेक्शन 7 को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी रिलेटेड प्रोविज़न करता है। और अगर आपने अभी तक लीगल ग्रेविटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते हैं सेक्शन 7 को, जो कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। यानी कि अगर किसी पर्सन को स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना हो तो ऐसा पर्सन सेक्शन 7 ऑफ एसआरए का सूट फाइल करेगा। अब सेक्शन 7 की लैंग्वेज को देखते हैं, जो कहती है अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो इस सेक्शन को समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि किन किन कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है, जिसमें हमारी पहली कंडीशन है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 7 सिर्फ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में ही अप्लाई होता है। मीन्स दैट द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन मस्ट बी अ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से मतलब है दैट वेरी प्रॉपर्टी, यानी कि केवल वही संपत्ति जिसके पोजीशन को वापस चाहा गया है और कोई इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कॉइन्स एंड ग्रेन्स। ये स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि इन्हें अदर कॉइन्स एंड ग्रेन्स से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। और मूवेबल प्रॉपर्टी टर्म से मतलब है उन प्रॉपर्टीज से जो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति के अलावा हो। अब आती है दूसरी कंडीशन सेक्शन 7 की, जो है द प्लेंटिफ मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सेक्शन 7 के इन वर्ड्स को हम इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशंस के संग समझते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का टाइटल टू पोजीशन होने पर कोई पर्सन सेक्शन 7 का सूट फाइल करने के लिए इनेबल बनाया गया है। पहले हम इसे एक्सप्लेनेशन 2 के साथ समझेंगे। तो इसके लिए प्लेंटिफ का ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी का फुल ओनर होना ज़रूरी नहीं है। एक पर्सन सेक्शन 7 के लिए किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन का एंटाइटल हो सकता है, या तो ओनरशिप के बेसिस पर या फिर एक्सप्लेनेशन 2 के अकॉर्डिंग ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर प्रेजेंट पोजीशन के किसी स्पेशल और टेम्परेरी राइट से। यहाँ स्पेशल और टेम्परेरी राइट्स को समझ लेते हैं कि ये कैसे अराइज होते हैं। तो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर स्पेशल और टेम्परेरी राइट्स या तो गुड्स के ओनर के एक्ट से अराइज होते हैं या फिर गुड्स के ओनर के एक्ट के बिना अराइज होते हैं। पहले हम उन्हें समझेंगे जो ओनर के एक्ट से अराइज होते हैं, जैसे कि बेलमेंट, प्लेज एक्सेट्रा। ऐसे केसेस में बेली यानी कि उपनिहिती और प्लेजी यानी कि गिरवीदार को उस स्पेसिफिक गुड्स पर या कहें तो मूवेबल प्रॉपर्टी पर स्पेशल और टेम्परेरी राइट्स अराइज हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग मूवेबल प्रॉपर्टी पर प्रेजेंट पोजीशन रखते हैं, इसीलिए ये सेक्शन 7 का सूट फाइल करने के लिए एंटाइटल बनाए गए हैं। अब यहाँ ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 7 का सूट वो पर्सन फाइल नहीं कर सकता जो मूवेबल प्रॉपर्टी पर प्रेजेंट पोजीशन यानी कि इमीडिएट पोजीशन मेंटेन नहीं करता हो, भले ही वो उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर क्यों ना हो। अब इस पूरी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए ने कुछ गहनों को बी के पास गिरवी रखा एक लोन को सिक्योर करने के लिए, लेकिन बी ने ए के उन गहनों को बेच दिया, जबकि जिस तारीख को बी ने उन गहनों को बेचा उस तारीख पर बी ऐसा करने के लिए एंटाइटल नहीं था। अब अगर यहाँ ए उस लोन को चुकाए बिना जो ए ने बी से लिया था, बी के अगेंस्ट सेक्शन 7 का एक सूट फाइल करता है जिसमें ए उन गहनों के पोजीशन को वापस पाने का क्लेम करता है, तो क्या ए का ऐसा सूट मेंटेनेबल होगा? इसका आंसर है नहीं। ऐसा सूट सेक्शन 7 में डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में यानी कि लोन अमाउंट को चुकाए बिना ए ऐसे गहनों के प्रेजेंट पोजीशन के लिए एंटाइटल नहीं है, चाहे उसकी सेफ कस्टडी के लिए ए कोई भी राइट सिक्योर करता हो। इस एग्जाम्पल में बी उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए स्पेशल और टेम्परेरी राइट से तब तक एंटाइटल है जब तक कि ए अपने लोन का पूरा ड्यू अमाउंट नहीं चुका देता। अब देखते हैं कि किसी प्रॉपर्टी मींस गुड्स के ओनर के किसी एक्ट के बिना कोई पर्सन कैसे किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के प्रेजेंट पोजीशन के लिए कोई स्पेशल और टेम्परेरी राइट अराइज होने पर उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को एंटाइटल माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, यानी कि खोया या पड़ा माल पाने वाला। ऐसे केसेस में फाइंडर को ऐसे स्पेसिफिक गुड्स पर पोजीशन रखने का स्पेशल और टेम्परेरी राइट होगा एक्सेप्ट अगेंस्ट द ट्रू ओनर।
यानी कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का ऐसा स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू पोजीशन उस प्रॉपर्टी के ट्रू ओनर के अगेंस्ट नहीं होगा। अब इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए के कुछ बुक्स एंड पेपर्स कहीं खो गए हैं और वो बी को पड़े मिलते हैं। अब जब ए को ये पता चलता है कि उसके बुक्स एंड पेपर्स बी के पास है तो ए उन्हें बी से वापस मांगता है, बट बी ऐसी बुक्स एंड पेपर्स ए को वापस करने से मना कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में ए अपनी बुक्स एंड पेपर्स को बी से रिकवर करने के लिए सेक्शन 7 का सूट फाइल कर सकेगा, क्योंकि यहाँ बी भले ही सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग ऐसे बुक्स एंड पेपर्स के पोजीशन के लिए स्पेशल और टेम्परेरी राइट्स रखता हो, बट बी अपने ऐसे राइट्स को उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रू ओनर के अगेंस्ट यानी कि ए के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकता, भले ही बी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 168 में कुछ भी राइट्स क्यों ना हो। अब सेक्शन 7 की एक्सप्लेनेशन 2 को एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए जो कि एक वेयर हाउस कीपर है यानी कि माल गोदाम का रखवाला है, उसे कुछ सामान सौंपा गया है जिसकी डिलीवरी उसको जेड को करनी है, बट बी नाम का एक थर्ड पर्सन ए के पोजीशन से उस सर्टेन गुड्स को उठा लेता है। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में ए बी के अगेंस्ट सेक्शन 7 का सूट सर्टेन गुड्स को वापस पाने के लिए फाइल कर सकता है। ये एग्जाम्पल बेलमेंट का ही एक इंस्टांस है। यहाँ ए एज अ बेली पोजीशन का टेम्परेरी राइट रखता है और इसीलिए ए सेक्शन 7 का सूट फाइल करने के लिए एंटाइटल है। यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि इस केस में बी के अगेंस्ट बेलर भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल कर सकता है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 180 में प्रोवाइडेड है, जो क्लियरली कहता है दैट द बेलर एंड द बेली कैन ब्रिंग द सूट अगेंस्ट द थर्ड पर्सन फॉर सच डिप्राइवेशन और इंजरी। अब सेक्शन 7 को इसके एक्सप्लेनेशन 1 के साथ समझते हैं, जो कहता है A trustee may sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person for whom he is trustee is entitled। पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रस्टी क्या होता है। तो ट्रस्टी ऐसा पर्सन है जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी के इमीडिएट पोजीशन के लिए एंटाइटल होता है। इसलिए अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी किसी और के द्वारा हटा ली जाती है उसके पोजीशन से, तो ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को सेक्शन 7 के तहत सूट फाइल करके रिकवर कर सकता है। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए एक ज़मीन बी को उसकी लाइफ के लिए और उसके बाद सी को वसीयत करता है। ए की डेथ हो जाती है, उसके बाद बी उस ज़मीन को अपने पोजीशन में ले लेता है, लेकिन सी बिना बी की परमिशन एंड कंसेंट के उस पर्टिकुलर ज़मीन की टाइटल डीड यानी कि स्वत्व लेख का पोजीशन ऑब्टेन कर लेता है। तो इस केस में बी उस ज़मीन का ट्रस्टी होने के नाते ऐसी टाइटल डीड्स को सी से रिकवर कर सकता है अंडर सेक्शन 7 ऑफ SRA। अब बात आती है कि सेक्शन 7 के सूट में प्लेंटिफ अपोजिट पार्टी से क्या रिकवर कर सकता है। तो वैसे तो ऐसे सूट में प्लेंटिफ उसी विशिष्ट चल संपत्ति यानी कि स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को ही रिलीफ के तौर पे रिकवर कर सकता है, बट इसके लिए स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसे सीज्ड और डिलीवर किया जा सके। बट जहाँ ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई हो या डिफेंडेंट के पोजीशन में ना रह गई हो या फिर डिफेंडेंट के कंट्रोल में ना हो, वहाँ प्लेंटिफ उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की डिक्री के लिए एंटाइटल नहीं होगा, बल्कि यहाँ प्लेंटिफ को जो ओनली रेमेडी मिल सकती है वो ये कि प्लेंटिफ डैमेजेस या फिर कंपनसेशन क्लेम कर दे। और इस सिचुएशन में कोर्ट को ये राइट होगा कि कोर्ट उस मूवेबल प्रॉपर्टी की हाईएस्ट वैल्यू तय करके प्लेंटिफ को डिफेंडेंट से दिलवा दे। इस सेक्शन की अगली बात जो हमको ध्यान में रखनी है वो है द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली कि सेक्शन 7 के सूट के लिए प्लेंट CPC के शेड्यूल 1 के अपेंडिक्स A के फॉर्म नंबर 32 के हिसाब से ही तैयार की जानी चाहिए। दूसरी बात है सेक्शन 7 के सूट में तैयार की गई डिक्री CPC के ऑर्डर 20 रूल 10 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होगी। और तीसरी बात है कि ऐसी डिक्री को CPC के ऑर्डर 21 के रूल 31 में प्रिस्क्राइब्ड किए गए मैनर से ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक और बात जो हमें सेक्शन 7 का सूट फाइल करते टाइम ध्यान रखनी है वो है लिमिटेशन, यानी कि ऐसा सूट कितने टाइम के अंदर अंदर फाइल किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें देखना होता है लिमिटेशन एक्ट की शेड्यूल के पार्ट 6 को, जिसके आर्टिकल 68 से 71 तक में मूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सूट्स की टाइम लिमिट को बताया गया है जो 3 साल की है।
अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। अगर आपने लीगल ग्रेविटी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिख रहे लीगल ग्रेविटी बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रीशियस फीडबैक हमें ज़रूर दें, बिकॉज योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू अस। एंड वीडियो को लाइक और शेयर करें, और लीगल ग्रेविटी से अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।